हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अटेंशन मैनेजमेंट बाय मोरा नेवेल थॉमस बुक के बारे में। बहुत सारे लोग हमेशा इस सोच में लगे रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, काश मेरे पास और टाइम होता, या फिर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मोरा नेवेल थॉमस अपनी किताब अटेंशन मैनेजमेंट में एक बहुत ही पावरफुल बात कहती है। समस्या टाइम की नहीं है, बल्कि अटेंशन की है। यानी समय तो सबके पास बराबर होता है दिन के 24 घंटे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस समय में अपना ध्यान कहां लगाते हैं। इसलिए ऑथर कहती है कि हमें टाइम मैनेजमेंट के बजाय अटेंशन मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए। सोचिए, आपने एक दिन में 8 घंटे काम के लिए तय किए, लेकिन उस समय में अगर आपका ध्यान बार बार भटकता रहा, कभी व्हाट्सएप खोल लिया, कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे, कभी किसी के मैसेज का रिप्लाई देने लगे, तो क्या वो 8 घंटे प्रोडक्टिव रहेंगे? शायद नहीं। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ 5 घंटे भी पूरे फोकस के साथ काम करें, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो सकती है। यही अटेंशन मैनेजमेंट का कोर है, अपने मेंटल एनर्जी को उस काम पर लगाना जो आपके लिए जरूरी है। अटेंशन एक ऐसी लिमिटेड रिसोर्स है जो हर इंसान के पास होती तो है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। दिन की शुरुआत में हमारा ध्यान सबसे ज्यादा शार्प होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, डिस्ट्रैक्शंस और मेंटल फटीग की वजह से वो कम होने लगता है। अगर हम इस अटेंशन को मैनेज नहीं करेंगे, तो चाहे हमारे पास कितना भी टाइम हो, हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम ये समझें कि हमारा ध्यान कब और किन चीजों में जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो ऑथर कहती है, वो ये है कि फोकस और प्रेजेंस हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जब हम किसी टास्क में पूरी तरह डूब जाते हैं, जिसे साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहते हैं, तो हम बहुत हाई क्वालिटी आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब हम अपने ध्यान को मैनेज करना सीखते हैं, यानी जब हम डिस्ट्रैक्शंस को एक्टिवली रिजेक्ट करते हैं और अपना फुल ध्यान उस काम में लगाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल की दुनिया में जहां नोटिफिकेशंस हर 2 मिनट में अटेंशन खींचने आते हैं, वहां अटेंशन को बचाकर रखना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ऑथर कहती है कि हमें अपने डिजिटल डिवाइसेस को यूज करने का तरीका बदलना होगा। हमें अपने फोन और एप्स को ऐसे सेट करना चाहिए कि वो हमारी अटेंशन को सपोर्ट करें, स्टील नहीं करें। जैसे कि आप अपने फोन का डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर सकते हैं जब आप डीप वर्क कर रहे हों, या फिर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं। एक बहुत काम की टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग, लेकिन इसे थोड़ा ट्विस्ट करके अटेंशन के हिसाब से यूज करना चाहिए। मतलब, दिन के कुछ ब्लॉक्स ऐसे बनाएं जब आप हाई टेंशन वाले काम करें, जैसे स्ट्रैटेजी प्लानिंग, राइटिंग, लर्निंग एटसेट्रा, और लो अटेंशन वाले टास्क जैसे ईमेल चेक करना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना को दिन के उस हिस्से में रखें जब आपका ध्यान थोड़ा कम होता है। ऐसा करने से आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथर बताती है कि हमें अपने आप से ये सवाल बार बार पूछना चाहिए, अभी इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान दे रहा हूं या नहीं? अगर आंसर नहीं, तो तुरंत उस डिस्ट्रैक्शन को हटाइए और वापस मेन टास्क पर आइए। ये छोटी छोटी अवेयरनेस हैबिट्स धीरे धीरे आपकी अटेंशन को मजबूत बनाती है। एक और जरूरी पॉइंट है अटेंशन रेसिड्यू। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे एक साथ ईमेल भी चेक कर रहे हैं और साथ ही किसी रिपोर्ट पर काम भी, तो हमारा ध्यान पूरी तरह से किसी एक चीज पर नहीं रह पाता। एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट करने के बाद भी हमारा दिमाग पुराने टास्क में अटका रहता है। इसी को अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं, और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को साइलेंटली किल करता है। इसलिए बेहतर यही है कि एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाएं। ऑथर बताती है कि अगर हम अपनी अटेंशन को इंटेंशनल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी होंगी। हमें यह जानना होगा कि हमारे गोल्स क्या है और हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। जब हमें यह क्लैरिटी होती है, तब हम डिस्ट्रैक्शंस को आसानी से पहचान पाते हैं और खुद को बार बार उस पाथ पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं जहां हम सच में जाना चाहते हैं। एक एक्सरसाइज जो बहुत पावरफुल है, वो ये है, दिन के शुरू होने से पहले 5 मिनट शांति से बैठिए और सोचिए कि आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम कौन से हैं। फिर कॉन्शियसली तय कीजिए कि इन तीनों कामों के लिए आप ध्यान से समय निकालेंगे। ये छोटे से रिचुअल से आपका दिन पूरी तरह बदल सकता है। इसके साथ साथ ऑथर ये भी सजेस्ट करती है कि हमें अपनी अटेंशन रिचार्ज भी करनी चाहिए।
दिन भर काम करते करते मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसलिए बीच बीच में शॉर्ट माइंडफुल ब्रेक्स लेना जरूरी है, जैसे कि 5 से 10 मिनट का वॉक, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या बस खिड़की से बाहर देखना और कुछ देर शांत बैठना। ये ब्रेक्स आपके दिमाग को रीसेट करते हैं और फिर से फोकस में लाते हैं। कभी कभी अटेंशन का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को हटाना नहीं होता, बल्कि खुद के अंदर की नॉइज को भी शांत करना होता है। हम सबके मन में बहुत सारी थॉट्स चलती रहती हैं, कभी पास्ट की चिंता, कभी फ्यूचर की प्लानिंग, और ये भी हमारे ध्यान को बहुत कंज्यूम करती है। इसलिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है जो हमारी अटेंशन को ट्रेनिंग देता है कि कैसे अब और यहां में रहना है। एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप अपने अटेंशन को मैनेज करते हैं तो आप अपनी लाइफ के ओनर बनते हैं। आपका ध्यान जहां जाता है वही डायरेक्शन आपकी लाइफ लेती है। अगर आप हर समय दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स या डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहते हैं तो आप अपनी जिंदगी किसी और की चॉइस पर जी रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली अपने वैल्यूज और गोल्स पर रखते हैं तो आप अपने लाइफ के डायरेक्टर बन जाते हैं। ऑथर ये भी कहती है कि अटेंशन मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन के लिए भी जरूरी है। जब आप कंट्रोल में होते हैं कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, तब आप स्ट्रेस कम महसूस करते हैं, ज्यादा फुलफिलमेंट पाते हैं और अपने रिलेशनशिप्स में भी ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। कुल मिलाकर किताब का ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, इट्स नॉट अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर अटेंशन। और जब आप अपने ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता, संतुलन और संतोष तीनों अपने आप मिलने लगते हैं। आपका फोकस वेपन की तरह शार्प होता है, आपका काम मीनिंगफुल होता है और आपकी जिंदगी इंटेंशनल और पर्पस ड्रिवन बनती है। इसलिए अगली बार जब आप सोचे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास अटेंशन है? और अगर आप अटेंशन को मैनेज करना सीख गए तो टाइम अपने आप आपके फेवर में काम करने लगेगा। यही है अटेंशन मैनेजमेंट की असली ताकत। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप खरीद सकते हैं या फिर हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। सोचिए, आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, दिमाग पूरी तरह उस काम में लगा है और आप एक तरह की डीप जोन में पहुंच चुके हैं। आप तेजी से काम कर रहे हैं, आइडियाज नेचुरली फ्लो हो रहे हैं और सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। लेकिन तभी एक ईमेल की टनटन, फिर स्लैक पर कोई मैसेज आ गया और आपने झट से जवाब देने के लिए अपना ध्यान उस तरफ मोड़ लिया। आपको लगता है कि बस 30 सेकंड का इंटरप्शन था, लेकिन असल में आपके दिमाग पर उसका जो असर हुआ वो बहुत गहरा है। यही है कॉग्निटिव कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मोरा नेवेल थॉमस और कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स का कहना है कि हर बार जब हमारा ध्यान किसी टास्क से हटकर किसी और चीज पर जाता है, इवन फॉर अ सेकंड, तो हमारे दिमाग को उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आकर दोबारा उसी लेवल की कंसंट्रेशन में वापस जाने में काफी एनर्जी लगती है। यह जो मेंटल एनर्जी खर्च होती है उसे ही कॉग्निटिव कॉस्ट कहा जाता है। यानी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका टाइम नहीं खाता, बल्कि आपके दिमाग की प्रोसेसिंग पावर भी कमजोर करता है। मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट बनानी शुरू की और 10 मिनट बाद आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आया। आपने सोचा जल्दी से रिप्लाई कर दूं, लेकिन उस रिप्लाई के बाद जब आप दोबारा रिपोर्ट पर लौटते हैं तो आपके दिमाग को फिर से फोकस की उस डीप स्टेट में आने में कम से कम 10 से 20 मिनट लग सकते हैं। और अगर इसी तरह बार बार इंटरप्शंस होते रहें तो आप कभी भी उस फ्लो स्टेट में पहुंच ही नहीं पाते, जहां से हाई क्वालिटी, क्रिएटिव और डीप वर्क निकलता है। डिस्ट्रैक्शंस छोटे लग सकते हैं, जैसे एक ईमेल चेक करना, कोई ऐप नोटिफिकेशन देखना या कॉल का जवाब देना, लेकिन इन सब का कंबाइंड इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। जब हम लगातार इन माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे शैलो मोड में काम करने लगता है। यानी हम सिर्फ सतही काम कर पाते हैं, डीप और मीनिंगफुल आउटपुट नहीं दे पाते, और यही धीरे धीरे हमारी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। डिस्ट्रैक्शंस के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, ये डिसीजन फटीग बढ़ाते हैं। हर बार जब हम डिसाइड करते हैं कि ईमेल देखूं या नहीं, रिप्लाई अभी करूं या बाद में, स्लैक का मैसेज जरूरी है या नहीं, तो हम एक छोटी सी मेंटल डिसीजन ले रहे होते हैं। दिन भर में ऐसी हजारों छोटी छोटी डिसीजंस लेने से हमारा दिमाग थक जाता है। जब रील में कोई बड़ा और क्रिएटिव काम करने का समय आता है, तब हमारे पास मेंटल एनर्जी ही नहीं बचती। ऑथर बताती है कि इस तरह की मल्टीटास्किंग या कांस्टेंट स्विचिंग हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी को डैमेज कर देता है। हमारा दिमाग एक समय में
सिर्फ एक ही काम पर पूरा फोकस कर सकता है। मल्टीटास्किंग का इल्यूजन हमें लगता है कि हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में हम एक भी काम को पूरी क्वालिटी से नहीं कर पाते। ये कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन हमारी प्रोडक्टिविटी को साइलेंट किलर की तरह खत्म करता है। फ्लो स्टेट में काम करना एक लक्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस पाना चाहते हैं। लेकिन फ्लो में आने के लिए अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए, मेंटल क्लैरिटी चाहिए और सबसे जरूरी डिस्ट्रैक्शन से डिस्टेंस चाहिए। जब हम बार बार बाहर से आने वाले सिग्नल्स, ईमेल्स, चैट्स, नोटिफिकेशंस के हिसाब से अपनी अटेंशन एडजस्ट करते हैं, तो हम अपनी अटेंशन के मालिक नहीं रहते बल्कि गुलाम बन जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस की एक हिडन कॉस्ट ये भी है कि वो हमारे कॉन्फिडेंस और सैटिस्फैक्शन को भी घटा देते हैं। जब हम डीप फोकस में रहकर कोई काम पूरा करते हैं तो वो अकॉम्प्लिशमेंट हमें एक इंटरनल रिवॉर्ड देता है, एक सेंस ऑफ प्राइड, फुलफिलमेंट और ऑनरशिप। लेकिन जब काम टुकड़ों में होता है, जब बार बार इंटरप्शंस की वजह से हम कुछ भी सॉलिड अचीव नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे हम खुद को लेस कैपेबल मानने लगते हैं। यही सेल्फ डाउट परफॉर्मेंस को और खराब करता है। आज के डिजिटल एरा में जहां हर प्लेटफॉर्म हमारी अटेंशन कैप्चर करने की होड़ में है, वहां कॉग्निटिव कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, पॉपअप्स, ये सब हमारे अटेंशन को फ्रैगमेंट्स में बांट देते हैं। इसका असर न सिर्फ हमारे काम पर पड़ता है बल्कि हमारे इमोशनल हेल्थ पर भी होता है। लगातार फ्रैगमेंटेड अटेंशन की वजह से हम एंग्शियस, रेस्टलेस और मेंटली ड्रेन महसूस करने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो हमें अपने एनवायरनमेंट को ध्यान के अनुकूल बनाना होगा। मतलब जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम में लगे तो अपने फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें, लैपटॉप पर अननेसेसरी टैब्स बंद करें और अपनी टीम को बता दें कि उस समय आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड में हैं। ये सब करना शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप फ्लो की ताकत देखेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। इसके अलावा हमें अपने दिन में इंटेंशनल डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स बनाने चाहिए। जैसे सुबह का पहला 1 घंटा या दिन का दोपहर का वो हिस्सा जब आपकी एनर्जी पीक पर होती है, उस टाइम को पूरी तरह डीप वर्क के लिए रिजर्व करिए। ऑथर कहती है कि इवन 60 to 90 मिनट्स ऑफ डीप अनइंटरप्टेड वर्क पर डे कैन डू वंडर्स फॉर योर परफॉर्मेंस और मेंटल क्लैरिटी। आप अपने डिजिटल टूल्स को भी अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। जैसे ईमेल नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, स्लैक या टीम्स पर स्टेटस फोकस मोड पर सेट करिए और एक तय समय पर ही मैसेजेस चेक करिए। खुद को इस गिल्ट से भी निकालिए कि हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी है। आपका सबसे बड़ा काम आपका फोकस है और इसे प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और तरीका है बैचिंग, एक ही तरह के कामों को एक साथ करना। जैसे सारे ईमेल्स एक साथ एक टाइम स्लॉट में देखना, सारे कॉल्स एक बार में निपटाना। इससे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होती है और कॉग्निटिव लोड भी कम लगता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए माइंडफुलनेस भी एक पावरफुल टूल है। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो अब और यहां में रहे, तब आप डिस्ट्रैक्शंस को जल्दी पकड़ पाते हैं और उन पर रिस्पॉन्ड करने के बजाय इग्नोर करना सीख जाते हैं। छोटे छोटे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, 2 मिनट पॉजेस और अवेयरनेस प्रैक्टिसेस से आपकी अटेंशन पावर बढ़ती है। ऑथर ये भी कहती है कि कॉग्निटिव कॉस्ट को मैनेज करना सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स सबके लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी मीनिंगफुल काम बिना डीप फोकस के नहीं हो सकता और डीप फोकस डिस्ट्रैक्शंस के जंगल में कभी नहीं उग सकता। आपको खुद ही अपने दिमाग की रक्षा करनी होगी, उसके अटेंशन को ऐसा जोन देना होगा जहां वो फ्लरिश कर सके। एक और बात ध्यान रखने वाली है, आप जितना ज्यादा इंटरप्शंस को अलाउ करेंगे उतना ही आपका दिमाग उन पर डिपेंडेंसी बना लेगा। धीरे धीरे आपको एक तरह की अटेंशन डेफिसिट आदत लग जाती है, जहां आप खुद फोकस में रहने से अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। इसलिए जितनी जल्दी आप डिस्ट्रैक्शन को रोकना शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी आपका ब्रेन रीवायर्ड होगा डीप वर्क के लिए। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि बस एक बार ये नोटिफिकेशन देख लेता हूं या ये ईमेल तो अर्जेंट लग रही है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये इंटरप्शन मेरी मेंटल एनर्जी के लायक है? और फिर कॉन्शियसली फैसला लीजिए। कुल मिलाकर कॉग्निटिव कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान की रियलिटी है जो आज की डिजिटल दुनिया में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपने गोल्स के लिए सच में कमिटेड है, तो सबसे पहले आपको अपने अटेंशन की रक्षा करनी होगी। डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर फ्लो में जाकर
आप ना सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे बल्कि ज्यादा फुलफिल्ड भी महसूस करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना आसान नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। और जब आप ये आर्ट सीख जाते हैं तो आप एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की राह पर चल पड़ते हैं। यही अटेंशन की असली ताकत है और यही है डीप वर्क का जादू। सुबह जैसे ही हम उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? बहुत सारे लोग आंख खुलते ही फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, और वहीं से दिन की शुरुआत हो जाती है एक ऐसी साइकिल की जहां हम लगातार बाहर से आने वाले सिग्नल्स का जवाब दे रहे होते हैं। मोरा नेवेल थॉमस अपनी किताब में इसी को रिएक्टिव मोड कहती है, यानी हम अपने दिन को खुद प्लान करके नहीं चलाते, बल्कि हम बस रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। जो भी सामने आता है उसी का जवाब देते रहते हैं, और इस तरह हम दिन भर बिजी तो रहते हैं, लेकिन बहुत रेयरली हम अपने रियल गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। रिएक्टिव मोड में काम करने का मतलब है कोई ईमेल आया, तुरंत रिप्लाई किया, कोई मैसेज आया, तुरंत रिस्पॉन्ड किया, कोई कोलीग कुछ पूछने आ गया, अपना टास्क छोड़कर उसी में लग गए। ये सब करने के बाद हमें लगता है कि हमने बहुत काम किया है, क्योंकि हम थके हुए होते हैं। लेकिन जब दिन खत्म होता है तब हम सोचते हैं, मैंने आज ऐसा क्या किया जो मेरे असली गोल से जुड़ा था? और अक्सर जवाब होता है कुछ खास नहीं। रिएक्टिव बिहेवियर में हमारी एनर्जी दूसरों की प्रायोरिटीज के हिसाब से खर्च होती है। किसी और का अर्जेंट काम, किसी और की इमरजेंसी, किसी और का सवाल, ये सब हमारे अटेंशन को कंज्यूम कर लेते हैं और हमें लगता है कि हम हेल्पफुल बन रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने कोर काम से दूर होते जा रहे हैं। थॉमस कहती हैं कि ये एक प्रोडक्टिविटी इल्यूजन है जहां आप बिजी होते हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं। अब जरा रिस्पॉन्सिव मोड को समझते हैं। रिस्पॉन्सिव होने का मतलब है कि आप अवेयर हैं, आप डिसाइड करते हैं कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है और किसको नहीं। आप अपने दिन की शुरुआत अपने गोल्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से करते हैं। अगर कोई मैसेज आता है तो आप खुद से पूछते हैं, क्या ये अभी जवाब देने लायक है? क्या ये मेरे काम को इंटरप्ट कर रहा है? रिस्पॉन्सिव लोग अर्जेंसी से नहीं, इंपॉर्टेंस से गाइड होते हैं। वो समय की जगह अटेंशन को मैनेज करते हैं। रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव मोड का फर्क ठीक वैसा ही है जैसे एक नाव जो बिना पतवार के लहरों में बह रही हो, रिएक्टिव, और एक नाव जो तय दिशा में, कंट्रोल में, कॉन्फिडेंट होकर चल रही हो, रिस्पॉन्सिव। रिएक्टिव मोड में आप बाहर की दुनिया के हाथों पपेट बन जाते हैं, जबकि रिस्पॉन्सिव मोड में आप खुद अपने एक्शंस के मास्टर होते हैं। थॉमस बताती है कि आज के प्रोफेशनल्स के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे देते हैं। ईमेल इनबॉक्स, स्लैक मैसेजेस, रैंडम कॉल्स, ये सब आपकी दिनचर्या के ड्राइवर बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको सच में मीनिंगफुल काम करना है, अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा। अब सवाल आता है, रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका टाइम और अटेंशन कहाँ जा रहा है। एक दिन अपनी एक्टिविटीज पर ध्यान दीजिए। कितनी बार आपने अपना काम बीच में छोड़ा किसी मैसेज के लिए? कितनी बार आपने खुद से डिस्कनेक्ट होकर दूसरों की अर्जेंसी पर रिएक्शन दिया? जब आप ये देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका कितना टाइम रिएक्टिव मोड में ही चला जाता है। दूसरा कदम है बाउंड्रीज सेट करना। रिस्पॉन्सिव बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करें और दूसरों को भी कम्युनिकेट करें कि आप हर समय अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली सबका जवाब देते रहेंगे तो लोग आपको एक मशीन की तरह ट्रीट करेंगे जिससे कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिव लोगों को पता होता है कि बाउंड्रीज प्रोडक्टिविटी को प्रोटेक्ट करती है। तीसरा तरीका है प्लानिंग। रिस्पॉन्सिव लोग अपने दिन की शुरुआत रैंडम तरीके से नहीं करते। वो बैठकर सोचते हैं, आज का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। फिर वो टाइम ब्लॉक करते हैं, इंटरप्शन से बचने के लिए सिस्टम बनाते हैं, और जो भी काम करते हैं पूरे फोकस से करते हैं। अगर कोई इंटरप्शन आता है तो वो रिएक्ट नहीं करते, बल्कि इवैल्यूएट करते हैं कि इस समय उसे डील करना जरूरी है या नहीं। ऑथर एक बहुत अच्छी बात कहती है, यू कांट डू योर बेस्ट वर्क व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली रिएक्टिंग टू अदर पीपल्स प्रायोरिटीज। ये बात बहुत सच्ची है। जब तक आप प्रोएक्टिव नहीं बनते, जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करते कि आपका फोकस कहाँ जाएगा, तब तक आप ग्रेटनेस को टच नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिव बनने का मतलब है अपनी जिंदगी की डायरेक्शन अपने हाथों में लेना। रिएक्टिव मोड में काम करने का एक साइड इफेक्ट यह भी है कि आपकी मेंटल एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाती है।
हर बार जब आप किसी चीज का तुरंत रिएक्शन देते हैं तो आपका दिमाग अलर्ट मोड में शिफ्ट होता है। बार बार अलर्ट रहने से स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है और एक पॉइंट के बाद आपकी परफॉर्मेंस लो होने लगती है। रिस्पॉन्सिव मोड आपको काम और कंट्रोल रखता है, जिससे आपका दिमाग भी रिलैक्स रहता है और आपके डिसीजंस भी बेटर होते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीका रिस्पॉन्सिव बनने का यह हो सकता है कि आप दिन में एक डीप वर्क विंडो बनाएं, जैसे कि सुबह 9 से 11 बजे तक आप किसी भी मैसेज, ईमेल या कॉल का जवाब नहीं देंगे, सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान देंगे। फिर दोपहर में 1 या 2 बार कम्युनिकेशन चेक करें। इससे आप अपनी अटेंशन का कंट्रोल वापस पा सकते हैं। एक और तरीका है अपने डिवाइस नोटिफिकेशंस को मैनेज करना। हर बार जब आपका फोन वाइब्रेट करता है या लैपटॉप पर कोई पॉपअप आता है तो वो आपका अटेंशन चुरा लेता है और आपको रिएक्टिव मोड में धकेल देता है। रिस्पॉन्सिव बनने का मतलब है आप खुद डिसाइड करें कि कब और क्या देखना है। रिएक्टिव बिहेवियर का एक कल्चरल प्रॉब्लम भी है। सोसाइटी में एक बिलीफ है कि जो सबसे जल्दी जवाब देता है वही सबसे अच्छा एम्प्लॉय है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। फास्ट रिस्पॉन्स की जगह अगर आप थॉटफुल रिस्पॉन्स दे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। रिस्पॉन्सिव लोग हमेशा थॉटफुल होते हैं। वो सुनते हैं, सोचते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। थॉमस कहती हैं कि रिस्पॉन्सिव बनने से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। जब आप अपने टाइम और अटेंशन को प्रायोरिटी देते हैं तो आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं। इसका असर आपके काम के अलावा आपके रिलेशनशिप्स, आपके मेंटल पीस और आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी पड़ता है। एक और चीज जो रिस्पॉन्सिव बनने में मदद करती है वो है सेइंग नो जब जरूरत हो। रिएक्टिव लोग अक्सर हाँ बोलते हैं हर रिक्वेस्ट को, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हेल्पफुल बन रहे हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिव लोग समझते हैं कि ना बोलना कभी कभी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यह समझना कि कौन सा काम आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और कौन सा काम आपको ग्रो कर रहा है, यही रिस्पॉन्सिव थिंकिंग है। कुल मिलाकर यह फर्क बहुत सटल लेकिन बहुत पावरफुल है। रिएक्टिव होने में आप बिजी दिखते हैं, रिस्पॉन्सिव होने में आप इंपैक्टफुल बनते हैं। रिएक्टिव होने से आप हर किसी के शेड्यूल पर जीते हैं, रिस्पॉन्सिव होने से आप अपने मिशन पर काम करते हैं। रिएक्टिव मोड से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने समय और ध्यान की वैल्यू समझते हैं तो ये बदलाव जरूरी है। तो अगली बार जब कोई मैसेज आए, ईमेल पॉपअप हो या कोई आपसे तुरंत रिस्पॉन्स मांगे, पॉज कीजिए, सोचिए और खुद से पूछिए क्या ये अभी जरूरी है। अगर जवाब नहीं तो कॉन्फिडेंट होकर इग्नोर कीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिव बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है खुद की प्रायोरिटीज को पहचानना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। ये चॉइस हर दिन करनी होती है कि हम रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, और यही चॉइस हमारी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और पीस का फाउंडेशन बनाती है। मोरा थॉमस का ये मैसेज सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग। रिस्पॉन्सिव बनो ताकि आप सिर्फ काम ना करो बल्कि मीनिंगफुल काम करो। हमारा दिमाग हर समय एक जैसे अटेंशन में नहीं रहता। कभी हम पूरा फोकस कर पाते हैं, कभी बेवजह चीजों में उलझे रहते हैं, कभी दिन में खो जाते हैं और कभी ऐसे फ्लो में आ जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। मोरा नेवेल थॉमस अपनी किताब अटेंशन मैनेजमेंट में कहती है कि अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमें अपने अटेंशन जोन्स को पहचानना और समझना सीखना होगा। हमें यह जानना होगा कि कब हमारा ड्यान किस स्थिति में है और हम कैसे एक जोन से दूसरे जोन में मूव कर सकते हैं। किताब के अनुसार हमारे ध्यान की 4 प्रमुख स्टेज होती हैं: डे ड्रीमिंग, रिएक्टिव, फोकस्ड और फ्लो। इन सभी जोन्स का अपना एक रोल है और अगर हम इन्हें सही तरीके से यूज करें तो हम अपने काम में बेहतर आउटपुट दे सकते हैं और अपनी एनर्जी को भी सही दिशा में लगा सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आम जोन से, डे ड्रीमिंग, यानी जब हमारा दिमाग भटक रहा होता है। ये वो समय होता है जब हम किसी टास्क पर नहीं होते लेकिन माइंड कहीं और चला जाता है, कभी किसी मेमोरी में, कभी किसी फ्यूचर सिनारियो में। आप कोई बोरिंग मीटिंग में बैठे हैं या सफर कर रहे हैं और आपकी सोच किसी और डायरेक्शन में बहक जाती है। यही होता है डे ड्रीमिंग जोन। इसे अक्सर वेस्ट ऑफ टाइम माना जाता है, लेकिन मोरा कहती है कि ये जोन क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है। जब हमारा दिमाग रिलैक्स्ड होता है और बिना किसी प्रेशर के सोचता है तो बहुत बार नए आइडियाज, इनसाइट्स और सॉल्यूशंस सामने आते हैं। इसलिए डे ड्रीमिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अलाउ करना चाहिए, स्पेशली जब आप किसी क्रिएटिव काम पर है। दूसरा जोन है रिएक्टिव अटेंशन जोन।
इस जोन में हम बाहरी दुनिया के स्टिम्युलाई के अनुसार रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, जैसे फोन की रिंगटोन, ईमेल का अलर्ट, स्लैक का मैसेज या कोई आपसे आकर कुछ पूछ रहा है। इस जोन में हमारा ध्यान हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम जो सामने आता है उसी के हिसाब से काम करने लगते हैं। यह जोन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है और अक्सर हमें शालो काम में उलझा कर रखता है। अगर हम ज्यादा समय रिएक्टिव जोन में बिताते हैं तो हम कभी भी हाई वैल्यू या स्ट्रैटेजिक काम नहीं कर पाते। मोरा बताती है कि इस जोन से बाहर निकलना जरूरी है अगर हम रियल प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तीसरा जोन है फोकस्ड अटेंशन जोन। इस जोन में आप किसी एक काम पर कॉन्शियसली ध्यान दे रहे होते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन के। आप अवेयर रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यह बहुत ही पावरफुल स्थिति होती है जहां आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। लेकिन इस जोन को मेंटेन करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर छोटी छोटी डिस्टर्बेंस आपको रिएक्टिव जोन में खींचने की कोशिश करती है। इसलिए फोकस्ड अटेंशन के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना होता है और अपने अंदर भी क्लैरिटी और कंट्रोल लाना होता है। अब आता है सबसे अल्टीमेट जोन, फ्लो स्टेट। फ्लो वो स्थिति है जब आप अपने काम में इतने डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि टाइम का होश नहीं रहता, आप थकते नहीं हैं और आउटपुट जबरदस्त आता है। आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं और माइंड बॉडी एक रिदम में काम कर रहे होते हैं। फ्लो में आना इजी नहीं होता, लेकिन जब आप फोकस्ड अटेंशन में लगातार काम करते हैं और कोई मीनिंगफुल, चैलेंजिंग टास्क करते हैं तो आप फ्लो में नेचुरली एंटर कर सकते हैं। मोरा कहती है कि फ्लो एक गिफ्ट की तरह है जो आपको तब मिलता है जब आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर पाते हैं और अपनी पूरी एनर्जी को एक काम में लगा पाते हैं। अब सवाल है, क्या हम किसी भी समय अपने अटेंशन जोन को बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपने करंट जोन को पहचानना सीखना होगा। जब आप काम कर रहे हो तो खुद से पूछिए, अभी मैं किस जोन में हूं? अगर आप बार बार फोन चेक कर रहे हैं तो शायद आप रिएक्टिव जोन में हैं। अगर आप आइडल बैठे हैं और इमेजिनेशन में कुछ सोच रहे हैं तो आप डे ड्रीमिंग में हैं। अगर आप एक इंपॉर्टेंट टास्क पर बिना डिस्ट्रैक्शन के लगे हुए हैं तो आप फोकस्ड जोन में हैं। और अगर आप पूरी तरह फ्लो में हैं तो आपको सब कुछ एफर्टलेस लगेगा। एक बार जब आप अपने जोन को पहचान लेते हैं तो फिर आप उसे शिफ्ट करने के लिए इंटेंशनल स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे अगर आप डे ड्रीमिंग में हैं और आपको कोई जरूरी काम करना है तो आप डीप ब्रीदिंग करें, वर्कस्पेस को ऑर्गेनाइज करें, फोन को दूर रखें और एक टाइमर लगाकर खुद को फोकस जोन में शिफ्ट करें। इसी तरह अगर आप रिएक्टिव जोन में हैं और बार बार अटेंशन ब्रेक हो रहा है तो एक शॉर्ट ब्रेक ले, फिर से प्रायोरिटीज सेट करें और डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक कर दें। कुछ लोग म्यूजिक से फोकस में आते हैं, कुछ लोग राइटिंग से क्लैरिटी पाते हैं। आपको अपने ट्रिगर्स को समझना होगा। मोरा यह भी बताती है कि हर जोन की अपनी वैल्यू होती है। हर समय फोकस्ड या फ्लो में रहना प्रैक्टिकल नहीं है। कभी कभी आपको डे ड्रीमिंग की जरूरत होती है ताकि माइंड रिलैक्स हो सके और आइडियाज नेचुरली इमर्ज हो सके। कभी कभी रिएक्टिव रहना भी जरूरी होता है, स्पेशली जब आप टीम में काम कर रहे हो और दूसरे लोगों की नीड्स का जवाब देना हो। बात सिर्फ इतनी है कि आप कब, किस जोन में हैं, इसकी अवेयरनेस जरूरी है। जब आप अपने अटेंशन जोन्स को मैनेज करना सीखते हैं तो आप सिर्फ काम ही बेहतर नहीं करते, बल्कि आपकी मेंटल एनर्जी भी सेव होती है। आप अननेसेसरी स्ट्रेस से बचते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आती है। आप हर दिन के एंड में सैटिस्फाइड महसूस करते हैं कि आपने अपने दिन को कॉन्शियसली जिया, बिना बहाव में बहे। एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप दिन को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करें, जैसे सुबह 9 से 11 बजे तक फोकस्ड वर्क, दोपहर में थोड़ा लाइट टास्क और कॉन्वर्सेशंस, रिएक्टिव जोन, फिर एक शॉर्ट वॉक या ब्रेक जहां आप डे ड्रीम कर सके, और फिर शाम को फिर से कुछ मीनिंगफुल काम जिसमें आप फ्लो में आ सके। इससे आपका दिमाग रिफ्रेश भी रहेगा और आउटपुट भी हाई रहेगा। थॉमस इस बात पर जोर देती है कि अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर जोन आपके अटेंशन को किसी न किसी तरह कंज्यूम करता है। अगर आप बिना सोचे समझे रिएक्टिव और स्कैटर्ड जोन में रहेंगे तो आपका ध्यान बर्बाद होता जाएगा। लेकिन अगर आप अवेयर होकर प्लान करके अपने ध्यान को सही जोन में ले जाते हैं तो आप ना सिर्फ एफिशिएंट बनेंगे बल्कि फुलफिल्ड भी महसूस करेंगे। इसलिए अगली बार जब आप काम करने बैठें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या करना है, बल्कि ये भी सोचिए कि आप किस अटेंशन जोन में हैं और फिर कॉन्शियसली तय कीजिए कि आप किस जोन में रहना चाहते हैं।
यही अटेंशन मैनेजमेंट का असली मतलब है, अपने ध्यान का मालिक बनना। और जब आप अपने अटेंशन को सही समय पर सही जोन में डालना सीख जाते हैं, तब आप एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ओर बढ़ते हैं। आप सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि उस काम में एक्सीलेंस लाते हैं। यही है अटेंशन जोन्स की समझ, और यही है एक स्मार्ट माइंड की पहचान। बहुत समय से हमें यह बताया गया है कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं और वो सुपर प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन मोरा नेवेल थॉमस और न्यूरोसाइंस के मॉडर्न रिसर्च ये बताती है कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मल्टीटास्किंग वास्तव में उतनी एफिशिएंट नहीं होती जितनी हमें लगती है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो असल में हम दो काम एक साथ नहीं कर रहे होते, बल्कि एक काम से दूसरे काम पर बार बार अटेंशन स्विच कर रहे होते हैं। और यही अटेंशन स्विचिंग हमारे प्रोडक्टिविटी को साइलेंटली खत्म कर देती है। अब सोचिए, आप एक ईमेल का जवाब लिख रहे हैं और उसी समय व्हाट्सएप पर किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग पहले ईमेल पर जाता है, फिर व्हाट्सएप की चैट में कूदता है, फिर वापस ईमेल में आता है। यह स्विचिंग जितनी जल्दी होती है, उतना ही आपका ब्रेन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। हर बार जब आप फोकस बदलते हैं, आपका दिमाग बैकग्राउंड में दोबारा सेटअप करता है कि अब किस टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इसे ही कॉग्निटिव स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है, यानी सिर्फ ध्यान बदलने में ही हमारा दिमाग थकने लगता है। मल्टीटास्किंग का एक और साइड इफेक्ट है गलती करना। जब आप किसी भी काम को पूरा ध्यान दिए बिना कर रहे होते हैं, तो एरर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो और साथ में बार बार मैसेज चेक कर रहे हो, तो चांसेस है कि आप ग्रामर मिस्टेक्स कर दें या कोई जरूरी पॉइंट मिस कर दें। एक रिसर्च के अनुसार मल्टीटास्किंग करने वालों की परफॉर्मेंस सिंगल टास्किंग करने वालों की तुलना में लगभग 40% तक कम हो सकती है। और ये आंकड़ा कोई छोटा नुकसान नहीं है। मोरा कहती है कि हम मल्टीटास्किंग करके खुद को बिजी तो दिखा सकते हैं, लेकिन असल में हम शैलो और फ्रैगमेंटेड काम कर रहे होते हैं। हमारा अटेंशन कभी भी पूरी तरह किसी एक काम में नहीं होता, जिससे न तो सैटिस्फैक्शन मिलता है और न ही एक्सीलेंस आती है। जो लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्किंग करके ज्यादा अकॉम्प्लिश कर रहे हैं, वो दरअसल क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि ये स्ट्रेस बढ़ाता है। जब आप एक ही समय में कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग ओवरलोड में चला जाता है। एक तरफ आप कॉल पर हैं, दूसरी तरफ ईमेल इनबॉक्स में नया मैसेज आ गया, फिर आप सोच रहे हैं कि इवनिंग मीटिंग की तैयारी भी करनी है। ये जगलिंग एक्ट सुनने में इंप्रेसिव लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये मेंटल बर्नआउट की तरफ ले जाती है। आपका दिमाग कभी भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता और लगातार चलते रहने की ये स्थिति एंजाइटी को जन्म देती है। एक आम गलतफहमी है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ फिजिकल कामों तक सीमित है, लेकिन असल में ये मेंटल वर्क में और भी ज्यादा नुकसान करती है। जब आप कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं और साथ ही म्यूजिक सुन रहे होते हैं या फोन पर नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, तो आपकी लर्निंग शैलो रह जाती है। आपको लगता है कि आपने सब समझ लिया, लेकिन बाद में वो याद नहीं रहता, क्योंकि आपके दिमाग ने उस इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस ही नहीं किया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी दो काम साथ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ काम होते हैं जो एक साथ हो सकते हैं, अगर उनमें से एक काम ऑटोमेटिक या हैबिचुअल हो, जैसे वॉकिंग करते हुए पॉडकास्ट सुनना या कुकिंग करते समय म्यूजिक सुनना। लेकिन अगर दोनों टास्क अटेंशन डिमांड करते हैं, जैसे मीटिंग अटेंड करना और ईमेल पढ़ना, तो उनमें से कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। मोरा बताती है कि जो लोग डीप वर्क करते हैं, राइटर्स, कोडर्स, डिजाइनर्स, रिसर्चर्स, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान मल्टीटास्किंग से होता है। उनके काम क्रिएटिविटी और फोकस मांगते हैं, और अगर वो बीच बीच में नोटिफिकेशंस, कॉल्स और मैसेजेस से डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो वो कभी भी उस डीप जोन में नहीं पहुंच पाएंगे जहां से रील आउटपुट निकलता है। मल्टीटास्किंग उस डीप फोकस को तोड़ देती है, और जब तक आप फिर से फोकस में आते हैं, तब तक बहुत सारा टाइम और मेंटल एनर्जी वेस्ट हो चुका होता है। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि मल्टीटास्किंग आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी कमजोर कर देती है। जब दिमाग बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप कर रहा होता है, तो उसमें क्लैरिटी कम हो जाती है। आप इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना कम हो जाता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सुपरफिशियल हो जाती है। यही वजह है कि इफेक्टिव लीडर्स हमेशा डीप थिंकिंग के लिए समय निकालते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं।
तो अगर मल्टीटास्किंग नुकसानदायक है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका जवाब है सिंगल टास्किंग या मोनोटास्किंग, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना। यह सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही सबसे प्रोडक्टिव तरीका है। जब आप पूरी तरह किसी एक काम में फोकस करते हैं तो आपका दिमाग उस काम के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करता है। आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और क्रिएटिविटी तीनों बढ़ जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप उस काम को कंप्लीट करके सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। सिंगल टास्किंग को अपनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना। जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो अपने फोन को साइलेंट मोड में रखें या दूर रखें। सभी नोटिफिकेशंस बंद करें और एक टाइम ब्लॉक करें जिसमें आप सिर्फ उसी काम पर ध्यान देंगे। इससे आपका माइंड नेचुरली एक रिदम पकड़ता है और डीप फोकस में आ जाता है। दूसरा तरीका है टाइम बैचिंग, यानी एक जैसे टास्क्स को एक समय में करना। जैसे आप दिन में एक बार ईमेल्स चेक करें, एक ही समय में कॉल्स करें और बाकी समय डीप वर्क के लिए रखें। ऐसा करने से आपके दिमाग को बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करना पड़ता और आप ज्यादा एनर्जी बचा पाते हैं। तीसरा तरीका है अपने अंदर की अर्ज को कंट्रोल करना कि हर नोटिफिकेशन को तुरंत देखना है या हर मैसेज का फौरन जवाब देना है। मोरा इसे अर्जेंसी एडिक्शन कहती है। हमें लगता है कि सब कुछ तुरंत करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी काम जेन्युइनली जरूरी होता है उसके लिए आप एक फिक्स्ड समय निर्धारित करें। बाकी समय अपने गोल्स और प्रायोरिटीज पर फोकस रखें। न्यूरोसाइंस रिसर्च से यह भी पता चला है कि जब हम मोनोटास्किंग करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन का नेचुरल रिलीज होता है, यानी हमें खुद ब खुद अच्छा महसूस होता है क्योंकि हमारा दिमाग सेंस ऑफ प्रोग्रेस और क्लैरिटी अनुभव करता है। इसके उलट मल्टीटास्किंग फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉशन को बढ़ाता है। मोरा यह भी बताती है कि मल्टीटास्किंग कल्चर को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये हैबिट बन चुकी है, लेकिन जब आप एक बार इसका कॉग्निटिव कॉस्ट समझ लेते हैं और महसूस करते हैं कि सिंगल टास्किंग से आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो आप खुद ही डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहेंगे। एक आसान प्रैक्टिस ये हो सकती है कि आप एक फोकस टाइमर लगाए 25 या 45 मिनट का। इस समय में आप सिर्फ एक काम करेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे और अगर ध्यान भटके भी तो तुरंत वापस लाएंगे। फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। ये टेक्निक पोमोड्रो टेक्निक के नाम से मशहूर है और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक टेस्टेड तरीका है। तो अगली बार जब आप खुद को एक साथ 2 काम करते हुए पाएं, जैसे कॉल पर भी हो और किसी डॉक्यूमेंट को भी एडिट कर रहे हो, तो पॉज करें और खुद से पूछें, क्या मैं सच में दोनों काम पूरी अटेंशन से कर पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं, तो एक काम को रोके और दूसरे पर पूरा ध्यान दें। यकीन मानिए, आपका आउटपुट बहुत बेहतर होगा। कुल मिलाकर मल्टीटास्किंग का जादू सिर्फ इल्यूजन है। असली ताकत उस इंसान में है जो जानता है कि उसका ध्यान कीमती है और उसे कहाँ लगाना है। जो व्यक्ति एक समय में एक काम करता है वो न सिर्फ ज्यादा स्मार्ट होता है बल्कि ज्यादा सैटिस्फाइड, कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव भी होता है। यही ध्यान की सच्ची समझ है और यही आज की दुनिया में सक्सेस का सबसे सटीक तरीका है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।